खुद को बिना कपड़ों के देखकर रोती हुई आवाज में ईशानी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो रात में शादी के जोड़े में ही सो गई थी। फिर मेरे तन के कपड़े कहाँ गए? क्या हुआ रात में मेरे साथ? कहीं मेरी इज्जत तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशानी जब मिरर में खुद को बिना कपड़ों के देखकर रो रही थी, उसी समय कोई बार बार उसके रूम का दरवाजा नॉक कर रहा था। ईशानी ने तुरंत अपने कपड़े पहने और घूंघट के साथ अपने रूम का दरवाजा खोला। सामने हाथों में चाय की ट्रे पकड़े घर की नौकरानी अम्मा खड़ी थी। क्या हुआ बहुरानी, रात भर सोई नहीं क्या? फुलमती जी, क्या किया है आप लोगों ने मेरे साथ? मैं रात शादी के जोड़े में सोई थी, लेकिन सुबह मेरे तन पर एक भी कपड़े नहीं थे। हमने तो आपको पहले ही कहा था, आप जितना आसान समझ रही है सब कुछ, उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। पहेलियां मत बुझाइए फुलमती जी, मुझे सच सच बताइए क्या किया है आप लोगों ने मेरे साथ? दीदी जी के ऑर्डर थे आपको चेक करने का। उन्हें डर था कि कहीं मेहता फैमिली बेटी के रूप में कोई जासूस तो नहीं भेज रही। और हाँ, हमने आपके कपड़े आंखों पर पट्टी बांधकर उतारे हैं, कोई इज्जत ना गई आपकी। तो मिल गई आपको सबूत? कैसी औरत है आप, छी। अम्मा ईशानी की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, हम चाय रखकर जा रहे हैं, आप तैयार होकर नीचे आ जाइए। ईशानी ने देखा कि उसके सभी सामान बैग से निकले हुए हैं। ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि रात में जब वो अपने रूम को लॉक करके सोई थी, फिर उसके साथ ये सब कैसे हुआ। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह यहाँ 1 साल बिताएगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपने भाई के साथ कहीं दूर भाग जाएगी। ईशानी अपनी प्लाटिंग में लगी थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। हेलो, कौन? मैम, मैं विराज सर का पर्सनल मैनेजर एपी बोल रहा हूँ। सर आपके काम से काफी इम्प्रेस है, उन्होंने आज के इवेंट के लिए आपका नाम रेकमेंड किया है। ईशानी कुछ देर सोच में पड़ गई कि वो क्या करे, क्या जवाब दे। हेलो मैम, क्या आप सुन रही हैं? हेलो ईशानी मैम, क्या मैं आपकी चुप्पी को ना समझूं? ईशानी ने झट से कहा, नो एपी, आप मिस्टर ओबरॉय से कहिए कि 30 मिनट में मैं पहुंच रही हूँ, आप एड्रेस सेंड करिए। ईशानी ने फोन रखा और तुरंत टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई। 20 मिनट में रेडी होकर ईशानी एपी के दिए गए एड्रेस पर पहुंच गई। वहां जाकर ईशानी ने देखा कि विराज एपी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। व्हाट नॉनसेंस, क्या है ये? मैं सिंगल ग्रुप की मालिनी के साथ डेट पर जा रहा हूँ, न कि किसी सर्कस में। वो लड़की ईशानी अभी तक आई क्यों नहीं? मिस्टर विराज ओबरॉय, मैं यहाँ हूँ। ईशानी की आवाज सुनकर विराज ने जब ईशानी की ओर देखा तो उसका गुस्सा अचानक ही शांत हो गया। गुड मिस ईशानी, आज तुम टाइम पर हो। चलो अब जल्दी करो, तुम्हारे पास केवल 25 मिनट है मुझे रेडी करने के लिए। विराज के दिए 25 मिनट को ईशानी ने अपने लाइफ की आखिरी 25 मिनट समझकर काम शुरू किया और 25 की जगह 23 मिनट में विराज को रेडी कर दिया। डन मिस्टर ओबरॉय, आप खुद को मिरर में अब देख सकते हैं। विराज ने जब खड़े होकर खुद को मिरर में देखा तो उसकी आंखें अपनी सुंदरता को देखकर चमक गई। ईशानी ने विराज को नया लुक दिया था और ये लुक विराज को सबसे अलग और बेहतर बना रहा था। ईशानी विराज से पूछ पाती कि कैसा लगा सर आपको आपका नया लुक। उससे पहले ही विराज ने चेयर से अपनी कोट उठाई और कार में जाकर बैठ गया। तभी ईशानी के पास एपी ने आकर कहा, ईशानी, आपको विराज सर के साथ उनके डेट पर साथ जाना है। चलिए, सर कार में आपका वेट कर रहे हैं। मैं क्यों जाऊं मिस्टर ओबरॉय के साथ उनके डेट पर? मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ और मेरा काम यहीं तक था। सर के ऑर्डर है, आपको उनके साथ जाना ही होगा, उन्हें वहाँ आपकी जरूरत पड़ सकती है। ईशानी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी और अभी तक विराज ने उसका पेमेंट भी नहीं किया था, इसलिए ईशानी विराज के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई। ईशानी को कार की तरफ आता देख विराज मुस्कुराया और अपने टैब में देखने लगा। ईशानी असहज होकर विराज से कार में बोली, मिस्टर ओबरॉय, मुझे 9 बजे तक घर जाना है, क्या आप मुझे 9 बजे तक घर जाने की परमिशन दे सकते हैं? मिस ईशानी, लगता है तुम्हें विराज ओबरॉय के साथ काम करने का तरीका नहीं पता, वरना तुम मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करती। विराज आगे ईशानी को सुना पाता उससे पहले ड्राइवर ने कार रोकते हुए कहा, सर होटल आ गया है। एपी तुम ड्राइवर के साथ कार में ही रुको और मिस ईशानी तुम मेरे साथ ऊपर चलो। ईशानी डर से कुछ कह नहीं पाई,
लेकिन उसने मन ही मन सोचा, आखिर मिस्टर ओबरॉय मुझसे चाहते क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या चाहता हूँ इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस ये सोचो कि 12 लाख का कर्ज कैसे चुकाओगी। ईशानी हैरान हो गई, क्योंकि जो बात ईशानी अपने मन में सोच रही थी वो विराज को कैसे पता चला। वो डर से तुरंत कार से उतरकर विराज के साथ चलने लगी। अंदर जाते ही ईशानी ने वो देखा जो एक आम लड़की सपनों में भी नहीं देख सकती। डेटिंग वाले कॉर्नर को डिम लाइट के साथ सजाया गया। टेबल पर रखे बुके को ईशानी हाथ लगाने ही जा रही थी कि किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। ये आवाज नायरा सिंघल की थी, वही नायरा सिंघल जिसके साथ विराज की डेट थी। ईशानी इतनी डरावनी आवाज सुनकर घबरा गई और उसके हाथ से टेबल पर रखा पानी गिर गया। नायरा गुस्से में उसे थप्पड़ मारने ही जा रही थी कि विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा, ये ईशानी है, मेरी स्टाइलिस्ट, इसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो हम चले जाते हैं। नायरा को बहुत मुश्किलों से बिजनेस डेट के नाम पर विराज के साथ टाइम मिला था और वो इस गलती की वजह से उसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने हाथ नीचे करते हुए कहा, ओह, तो ये लड़की तुम्हारे साथ आई है, मुझे लगा कोई स्टाफ है, बट ये तो हमारी डेट थी। नायरा, करेक्ट योर वर्ड, हम यहाँ हमारी डेट पर नहीं बल्कि बिजनेस डेट पर आए हैं, सो मेरी स्टाइलिस्ट यहाँ आ सकती है। ओह, सो सॉरी विराज, मेरे दिमाग से निकल गया था। पूरा दिन इतना स्ट्रेसफुल था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। खैर चलो, मैंने खास तुम्हारे पसंद की डिशेस मंगवाई है। विराज ने ईशानी को भी साथ चलने को कहा। डाइनिंग टेबल पर तीनों जब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तभी ईशानी ने नायरा से कहा, मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने जिस तरीके से उस एसिड अटैक वाली लड़की का मेकओवर किया था वो बहुत काबिले तारीफ था। विराज के सामने ईशानी के मुंह से अपनी तारीफ सुन नायरा इतराते हुए बोली, मेरी टैलेंट की वजह से मैं और मेरी कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में राज कर रहे हैं। बॉलीवुड की हर एक हीरोइन के मेकअप प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी के हैं। विराज मियां मिट्ठू बन रही नायरा की बातों से जल्द ही बोर हो गया और फोन कॉल के बहाने बाहर चला गया। तभी नायरा ने अपने चेहरे से अच्छाई का नकाब हटाया और गुस्से में ईशानी की ओर देखा। कितने में बेचा है तुमने खुद को? तुम जैसी रोड छाप लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम इस भ्रम में मत रहना कि विराज के करीब जा सकोगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैम, मैं शादीशुदा हूँ और मैं बस विराज सर की एक स्टाइलिस्ट हूँ, इससे ज्यादा मेरे मन में कुछ नहीं है और कुछ होना भी नहीं चाहिए। विराज सिर्फ मेरा है और नायरा सिंघल जिसे चाह लेती है उसे अपना बना कर रहती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ईशानी ने हैरानी से पूछा, क्या मैम? तुम मुझे विराज की हर एक अपडेट दोगी, वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है और उसकी लाइफ में कौन है। अगर तुम ऐसा करती हो तो मेरी कंपनी तुम्हें मुंह मांगी रकम देगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। कॉस्मेटिक की दुनिया मेरी है और इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ईशानी कुछ कहती उससे पहले वहाँ विराज आ गया। नायरा ने जल्दी से गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। विराज, देखो ना, मैं कब से ईशानी को बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी क्या है घर जाने की, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। अब तुम ही समझाओ। विराज खुद भी नायरा नाम की चिपको लड़की से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, नायरा, मिस ईशानी सही कह रही है। उसने पहले ही मुझसे कहा था कि आज उसे जल्दी छुट्टी चाहिए। चलो फिर मिस ईशानी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ते हुए चला जाऊंगा। लेकिन विराज, तुम तो अभी आए थे और वो बिजनेस मीटिंग भी हमारी रह गई है। नायरा, हम वो बाद में कर लेंगे, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। चलो ईशानी, हम लेट हो रहे हैं। बाय नायरा, हम बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर विराज चेयर पर रखे जैकेट को उठाकर ईशानी के साथ इतनी तेजी में बाहर निकला जैसे कि वो किसी मधुमक्खी से अपना पीछा छुड़ा रहा हो। नायरा को लगा कि ये सब ईशानी की वजह से हुआ है। नायरा ने गुस्से में जोर से पानी का ग्लास नीचे फेंक दिया। ईशानी मेहता, मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। तुम अब अपनी बर्बादी देखोगी।
उधर कार में बैठी ईशानी नायरा के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। तभी विराज ने उसकी परेशानी बढ़ाते हुए जानबूझकर पूछा, मिस ईशानी, कहाँ जाना है तुम्हें? अपने घर का एड्रेस ड्राइवर को बता दो, तुम्हें छोड़ते हुए हम ऑफिस चले जाएंगे। ईशानी ने घबराहट में अपने उस घर का पता बता दिया जहां उसने अपनी और सिद्धार्थ की यादें दफना रखी थी। विराज ने सोचा, ये लड़की मुझे समझ में क्यों नहीं आती, पता नहीं क्यों कभी कभी अपनी सी लगती है, समझ नहीं आता कि इसका असली चेहरा कौन सा है। तभी ईशानी ने कहा, मिस्टर ओबरॉय, मेरा घर आ गया। मिस ईशानी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नो मिस्टर ओबरॉय, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का दायरा पता है। ये कहकर ईशानी कार से उतर गई और कार तेजी में वहाँ से निकल गई। उधर सड़क पर पैदल चल रही ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि वो किस घर की ओर अपने कदम बढ़ाए। हर घर बस एक छलावा है, लेकिन उसने अपने भाई के बारे में सोचकर उस भूतिया विला में जाना जरूरी समझा। ईशानी ने कमरे में आकर खुद से कहा, ईशानी, तुझे बस 1 साल तक किसी तरह अपनी रातें इस भूतिया हवेली में काटनी है। एक बार करण भाई के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाए, फिर तू आजाद है। सूरज हमेशा सुबह की किरणों के साथ संसार में अपना रंग बिखेरता है, लेकिन ईशानी के लाइफ में कभी कोई रंग नहीं होता। ईशानी ने बेड पर बैठे बैठे सोचा कि अगर मेरी शादी सही से हुई होती तो आज मैं पगफेरे के लिए अपने मायके जाती, लेकिन मेरे साथ तो। तभी चाय की ट्रे लेकर कमरे में अम्मा आई और उन्हें देखते ही ईशानी ने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। अम्मा ने कहा, बहुरानी जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको आपके पगफेरे के लिए मायके जाना है। बड़े सर ऑफिस के काम में बिजी है, इसलिए आपको अकेले जाना होगा। ईशानी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है करण भाई से मिलने का, इसीलिए वो खुशी खुशी तैयार होकर मेहता हाउस के लिए निकल गई। वहां जाकर ईशानी आधे घंटे तक डोर बेल बजाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब शीना ने खिड़की से देखा कि ईशानी ओबरॉय की कार से आई है और नौकर हाथ में थाल लिए खड़े हैं, तो उसने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। शीना, करण भाई कहाँ है? ताने मारने वाली अंदाज में शीना ने कहा, वेट वेट ईशानी, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसी ही गंवार हो। लगता है ओबरॉय तुझे बहुरानी की जगह नौकरानी बनाकर रखते हैं। ईशानी शीना को इग्नोर करते हुए तेजी से अपने करण भाई के कमरे की ओर भागी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। ईशानी ने तेजी से जब दरवाजे को खोला तो उसकी आंखें कमरे के अंदर का हाल देखकर खुली की खुली रह गई। कमरे में चारों तरफ खाना फैला हुआ था, खाने से बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 3-4 दिनों से खाना पड़ा हुआ था और करण भी गायब था। ईशानी अपने भाई को कमरे में ना पाकर परेशान हो गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, करण भाई कहाँ हो आप? करण भाई, देखिए आपकी बहन आई है। करण भाई। ईशानी के लाख बुलाने पर जब करण बाहर नहीं निकला तो ईशानी उसे कमरे से बाहर ढूंढने के लिए निकली ही थी कि उसे अपने भाई की आवाज आई। ईशानी, मैं यहाँ हूँ मैं। ईशानी ने देखा कि करण अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। ईशानी ने करण को बाहर निकाला और उसके कपड़े सही करते हुए उससे कहा, करण भाई, आप अलमारी में क्या कर रहे थे और ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? ईशानी, वो शीना करण को बहुत मारती है। अच्छा, खाना भी नहीं देती। ईशानी, तुम अब कहीं मत जाना, करण को छोड़कर मत जाना। दरवाजे पर खड़ी शीना ने अपनी बुराई सुनकर तपक से कहा, ईशानी तो जाएगी और आप हमेशा यहीं रहेंगे। देखती हूँ आपको कौन बचाता है। शीना, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के साथ इतना बुरा करते हुए? इस पागल के साथ ऐसा ही करना चाहिए। शीना, अगर अब तुमने करण भाई के खिलाफ कुछ कहा तो क्या कर लोगी तुम मेरा? और एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, तुम्हारा भाई पागल है। शीना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की कि ईशानी ने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। शीना को मार खाता देख करण ताली बजाकर हंसने लगा। मजा आया, शीना को मार पड़ी, मजा आया। शीना ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से में कहा,
ईशानी, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत गलत किया। अब तुम देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। मॉम, मॉम, देखो ईशानी ने मेरे साथ क्या किया। शीना की आवाज सुनकर जब मालिनी मेहता वहाँ आई तो शीना को रोते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और ईशानी का हाथ पकड़कर घर से निकालने लगी। मॉम, मेरी कोई गलती नहीं है। ये शीना करण भाई को पागल बोल रही थी और मार रही थी, इसलिए गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। ईशानी, जब तुम्हें मैंने मना किया था यहाँ आने से तो तुम क्यों आई? और पागल को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन मॉम, करण भाई आपके बेटे हैं, आप उनके साथ कैसे ऐसा कर सकती है? शीना भी मेरी बेटी है और उसे मारने की सजा तुम्हें मिलेगी ही। निकलो मेरे घर से और यहाँ कभी मत आना। मालिनी ने ईशानी को दरवाजे से बाहर की ओर इतनी जोर से धक्का देकर दरवाजा बंद किया कि ईशानी का सर बाहर रखे गमले से जा लड़ा। ईशानी ने दोबारा उठकर दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने दोबारा दरवाजा नहीं खोला। ईशानी के सिर से लगातार खून बह रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर रवानी ईशानी की फैमिली डॉक्टर थी। ईशानी, फिर से उन लोगों ने तुम्हें मारा क्या? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, फिर तुम उन लोगों के पास क्यों गई? करण भाई की वजह से। उन लोगों ने करण भाई की हालत खराब कर रखी है। मुझे किसी तरह उन्हें बचाना होगा। पहले खुद को तो बचा लो, अब अपनी आंखें बंद करो, मुझे बैंडेज करने दो। ईशानी बैंडेज के लिए अपनी आंखें बंद करती उससे पहले ईशानी का फोन बजा और फोन पर स्लाइड हो रहे नंबर को देखकर ईशानी की आंखें बंद होने की जगह खुली की खुली रह गई। किसका था फोन जिसे देखकर ईशानी डर गई? क्या ईशानी शीना के अत्याचार से बचा पाएगी अपने भाई को? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर माय सीक्रेट हस्बैंड।